संबोधन सत्र दूसरा है, जिस सत्र में चर्चा के लिए विषय है पुरानी पेंशन व्यवस्था और 8वां वेतन आयोग का गठन न करना, सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा को नष्ट करने का मुद्दा है। एक गंभीर चिंतन अथवा नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल मर्जिंग करना और शिक्षा सुधार के नाम पर सरकारी स्कूलों को बंद करना एक गंभीर षड्यंत्र है। साथियों, इन दोनों विषयों पर बात रखते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम सभी लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज, विश्व रत्न महामानव बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन के बदौलत हम लोगों को संविधान मिला। इस संविधान में, इस आंदोलन के रूप में हम लोगों को अधिकार मिले, फंडामेंटल राइट मिले, जैसे कि सभी लोगों को मुफ्त में शिक्षा का अधिकार मिला, नौकरियों में, शासन प्रशासन में हिस्सेदारी के लिए आरक्षण मिला। ये सब हासिल करने का समान अवसर मिला, सभी जगह पर समानता का अधिकार मिला। इसके साथ साथ शोषण से मुक्ति, सभी प्रकार के शोषण से मुक्ति, और ये सारे अधिकार बचाने के लिए स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन, हमारे हक और अधिकार बचाने के लिए अपनी बात रखने का, समझाने का, संगठन बनाने का, आंदोलन करने का, ये सारे के सारे जो अधिकार है, ये सारे अधिकार हम लोगों को संविधान के बदौलत मिले, संविधान में मिले, हमारे महापुरुषों ने चलाए हुए आंदोलन के बदौलत मिले। ये सारे अधिकारों का हम लोग उपयोग कर सके, हम लोगों को ये अधिकार मिले, इसके लिए भी संविधान ने एक तंत्र को अपनाया। वो संविधान में अपनाया हुआ तंत्र जो है वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र से ही हम लोगों को ये अधिकार हासिल हो सकते हैं। साथियों, ये जो संविधान में लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र का मतलब है संख्या के अनुपात में शासन को चलाने के लिए, सभी व्यवस्था को चलाने के लिए, संविधान को अमल करने के लिए प्रतिनिधित्व का अधिकार। लोकतंत्र का मतलब है संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व। अगर हम इस लोकतंत्र के द्वारा संविधान में दिए हुए हक और अधिकारों को हासिल करने का प्रयास करते हैं तो केवल और केवल प्रतिनिधित्व के तौर पर, प्रतिनिधित्व के रूप में ही उसको हासिल कर सकते हैं। और इसी प्रतिनिधित्व के द्वारा हम लोग हमारे भविष्य का और हमारे वर्तमान का निर्णय कर सकते हैं। तो वर्तमान का और भविष्य का निर्णय करने का जो अधिकार है वो लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के रूप में है। वास्तविक दृष्टि से अगर हम इस प्रतिनिधित्व को समझते हैं तो प्रतिनिधित्व का मतलब है लोक संख्या के अनुपात में शासन सत्ता में सहभागी होना। लोक संख्या के अनुपात में शासन सत्ता में सहभागी होने का मतलब है 85% जो लोग हैं वो अगर लोक संख्या के अनुपात में शासन सत्ता में जाएंगे तो उनका बहुमत बनेगा। बहुमत बनेगा तो बहुमत के आधार पर ये जो 85% के संख्या के लोग हैं वही शासन सत्ता में आ जाएंगे, उनके हाथों में ही ये सत्ता आएगी। तो भारत में, वास्तविक भारत के व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में लोकतंत्र का मतलब है बहुजन तंत्र। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ अगर हम निकालते हैं प्रतिनिधित्व के आधार पर, प्रतिनिधित्व लोक संख्या के आधार पर है और लोक संख्या जो है, जनसंख्या जो है बहुजनों की ज्यादा है, तो
अगर जनसंख्या के अनुपात में और जनसंख्या के आधार पर अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो लोकतंत्र का मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुजन तंत्र है। तो लोकतंत्र ही बहुजन तंत्र है। तो ये जो बहुजन तंत्र है, लोकतंत्र है, एक साथ बहुजन तंत्र और लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र एक साथ जीवित नहीं रह सकते, एक साथ दोनों नहीं चल सकते। अगर लोकतंत्र चलाना है तो बहुजन तंत्र चलेगा, अगर बहुजन तंत्र चलेगा तो ब्राह्मण तंत्र नहीं चलेगा, ब्राह्मण की सत्ता नहीं रहेगी, ब्राह्मण की व्यवस्था नहीं रहेगी। तो ब्राह्मण ये सोचता है, उसको इसका अर्थ समझता है कि लोकतंत्र का मतलब बहुजन तंत्र है, बहुजन तंत्र का मतलब है बहुजनों की सत्ता है, 85% लोगों की व्यवस्था है, तो ब्राह्मणों की व्यवस्था का खात्मा हो जाएगा। तो ब्राह्मण ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका वर्चस्व खत्म हो, उसकी व्यवस्था खत्म हो। तो वो लोकतंत्र को खत्म करता रहेगा। लोकतंत्र खत्म करने के लिए वो प्रतिनिधित्व को खत्म करेगा। तो प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का खत्म करने का मतलब है लोकतंत्र को खत्म करना। तो बहुजन तंत्र को ही, लोकतंत्र का समाप्ति से ही बहुजन तंत्र की समाप्ति हो सकती है। और लोकतंत्र को खत्म करना है तो प्रतिनिधित्व को खत्म करना होगा। प्रतिनिधित्व को खत्म करने के लिए प्रतिनिधित्व संविधान ने हम लोगों को कहां दिया है? प्रतिनिधित्व हम लोगों को दिया है फंडामेंटल राइट के तहत। शिक्षा में प्रतिनिधित्व है, सभी शिक्षा संस्थाओं में हम लोगों को संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व रहेगा, ताकि बहुजन समाज के ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ लिख कर वो होशियार हो जाए। और वो अगर होशियार हो जाते हैं तो वो अपने हक अधिकारों को पा सकते हैं, लोकतंत्र के जरिए उसको हासिल कर सकते हैं, जिसके आधार पर ब्राह्मण तंत्र को खतरा है, ब्राह्मण तंत्र समाप्त हो जाएगा। दूसरा जो लोकतंत्र में हम लोगों का प्रतिनिधित्व है, वो प्रतिनिधित्व हम लोगों को शासन और प्रशासन में है। शासन और प्रशासन का मतलब है प्रशासन में जो नौकरियां है, उस नौकरियों में संख्या के अनुपात में लगभग 85% हिस्सेदारी जो है बहुजन लोगों की है। अगर 85% लोग सभी प्रकार के शासन और प्रशासन में जाते हैं, प्रशासन की सभी व्यवस्था में जाते हैं, तो इन्हीं लोगों का प्रशासन होगा, इन्हीं लोगों के हाथ में प्रशासन का यह दूसरा स्तंभ भी होगा। तीसरा जो है वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहां पर हम लोगों को कानून बनाने का अधिकार है। हम हमारे लिए ही संविधान के दायरे में रहते हुए कानून बनाएंगे। तो ब्राह्मण अपने हितों के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए कोई कानून बनाने के लिए लोकतंत्र में सक्षम नहीं रह सकता है। तो इसका मतलब है प्रतिनिधित्व जो है हम लोगों को शिक्षा के आधार पर, नौकरी के आधार पर एवं पॉलिटिकल व्यवस्था के आधार पर लोकतंत्र के सभी पिलरों पर कब्जा करने के लिए ही प्रतिनिधित्व है। और अगर वास्तविक लोकतंत्र में ये प्रतिनिधित्व हम लोगों को मिलता है तो ये लोकतंत्र बहुजन तंत्र में, बहुजन व्यवस्था में 85% लोगों की व्यवस्था में रूपांतरित होता है। और ब्राह्मण तंत्र, ये लोकतंत्र लागू होने से, प्रतिनिधित्व लागू होने से, शिक्षा मिलने से, सभी को संख्या के अनुपात में नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिलने से ये जो लोकतंत्र है ये बहुजन तंत्र में, बहुजन व्यवस्था में, बहुजन को शासक वर्ग बनने में रूपांतरित होता है। और ब्राह्मण तंत्र खत्म होता है तो ब्राह्मण जो है ये व्यवस्था लाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं करेगा, इसको खत्म करने की व्यवस्था करेगा। इसी के लिए वो 70 साल से प्रयास करते हुए उसने हमारे जो प्रशासन तंत्र है, प्रशासनिक प्रतिनिधित्व को खत्म कर दिया, रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट ही नहीं किया। और जो रिजर्वेशन थोड़े बहुत संख्या में, थोड़ी बहुत मात्रा में लागू था, उसको पूरी तरह खत्म करने के लिए उसने प्राइवेटाइजेशन का सहारा लिया, निजीकरण का सहारा लिया, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में आउटसोर्सिंग लाया, गवर्नमेंट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट लाया, जो कि पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर था, जो सार्वजनिक संस्थाएं थे, उन लगभग 350 संस्थानों का 350 जो कंपनियां थी गवर्नमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर की, उन सभी कंपनियों का लगभग 100% प्राइवेटाइजेशन करने का काम जो है पिछले 30 साल से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत उन्होंने लगभग पूरा किया है। अभी किसी भी पब्लिक सेक्टर में किसी को भी नौकरी मिलने की कोई संभावना नहीं बची हुई। तो इस तरीके से उन्होंने जो प्रशासनिक प्रतिनिधित्व है वो खत्म कर दिया।
उसी के साथ साथ ईवीएम लाया। उसके पहले भी वोटों की चोरी करना है, पैसा का उपयोग करना है, गुंडागर्दी का उपयोग करना है। इसके आधार पर उन्होंने हमारे जो निर्णय बनाने की प्रक्रिया है, शासन में जाने की प्रक्रिया है, उसको प्रभावित करते हुए जब लोग हमारे लोग 40-50 साल में पढ़ लिख कर होशियार हो गए और उनको अपने हक अधिकारों को बचाने का जानकारी हुई, तो वो लोगों को भी उन्होंने, जब वो होशियार हो गए, अपनी सत्ता बनाने के लिए काबिल हो गए, तो उनकी काबिलियत को नष्ट करने के लिए उन्होंने आखिर ईवीएम लाया और ईवीएम के आधार पर वो अपने वोटों को चोरी करते हुए अपने ही पार्टियों के पक्ष के लोगों को चुनकर लाते हैं, जो कि हमारा पब्लिक का अधिकार है, 85% लोगों का अधिकार है। ईवीएम के द्वारा उन्होंने उस प्रतिनिधित्व को भी खत्म कर दिया। अभी वो अंतिम दौर पर है कि हम लोगों को ना ईवीएम के बारे में समझे, ना असली प्रतिनिधित्व के बारे में समझे। अगर वो शिक्षा के अधिकार को भी खत्म कर देते हैं तो हम इसके काबिल भी नहीं रहेंगे कि स्वतंत्रता क्या है, संविधान क्या है, हमारे हक क्या है। उन हक अधिकारों की समझ में हम लोगों को ना रहेगी। जबकि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का कहते हैं, विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन वित्त गया, वित्त के बिन हम सारे शूद्र जो है गुलामी में फंस गए। तो जब हमारी विद्या ही चली जाएगी तो इस गुलामी से, इस बद्तर अवस्था में निकलने की कोई ताकत भी हमारे में नहीं रहेगी। दीर्घकाल के लिए हम गुलाम बन जाएंगे। तो दीर्घकाल के लिए हमको लोगों को गुलाम बनाने के लिए उन लोगों ने जैसे ही हम लोगों को ये नई शिक्षा जो है लॉकडाउन में लाई, और नई शिक्षा ये उनका ये षड्यंत्रकारी हथियार है, जिस हथियार के द्वारा हम लोगों को शिक्षा से वंचित करते हुए वो जानवर बनाना चाहते हैं, सभी प्रकार के मानवीय हक अधिकारों से वो वंचित करना चाहते हैं। जिसके लिए एक एक राज्य में 80,000 है, 50,000 है, 29,000 है, 27,000 है, कई सारे आंकड़े हम गिनते हैं। इन प्राइमरी स्कूलों को दर-बे-दिन बंद कर रहे हैं। 65,000 स्कूलों को महाराष्ट्र में उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के तहत प्राइवेट लोगों को देने का भी उन लोगों ने काम किया। इसका मतलब है कि वो केवल शिक्षा के सुधार के नाम पर सारी शिक्षा के प्रणाली को निजीकरण के नाम पर वो खत्म कर देना चाहते। कोई बच्चा 85% लोगों को कोई बच्चा स्कूल में ही नहीं जाए, इसकी व्यवस्था वो करना चाहते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सारे प्रोविजन और योजनाओं को अगर हम समझते हैं तो इससे दिखाई पढ़ाने का, वो सिखाने का काम किया जाएगा, कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस तरीके की व्यवस्था उन्होंने की है। उच्च शिक्षा संस्थाओं का पूरा के पूरा प्राइवेटाइजेशन का प्लान जो है उसमें किया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों को किसी प्रकार की शिक्षा नहीं देने का, न्यू शब्द जहां लगा है, न्यू पेंशन है, न्यू एजुकेशन है, तो इसका मतलब क्या है? ये न्यू का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन की जो व्यवस्था है उसको बंद करना, और न्यू का मतलब नो है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब है नो एजुकेशन पॉलिसी। न्यू पेंशन स्कीम का मतलब है नो पेंशन स्कीम। ना कोई शिक्षा मिलेगी, ना कोई नौकरी मिलेगी, ना कोई पेंशन मिलेगी। इस तरीके की व्यवस्था वो कर रहे हैं। साथियों, पिछले 5 साल में सरकारी नौकरियों में लगभग सरकारी और पब्लिक अंडर सेक्टर में एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये कहता है पिछले 5 साल में पब्लिक अंडर सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में 1,40,00,000 नौकरियां कम हो गई। लगभग 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ नौकरियां को खत्म कर दिया गया है। दिया हुआ जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के आधार पर जीवित का अधिकार, वो अधिकार भी खत्म हुआ है। तो संवैधानिक कोई भी अधिकार आज की तारीख में नहीं बचा हुआ है। अगर ये गुलामी पूर्ण गुलामी में रूपांतरित होती है तो क्या अवस्था होगी हमारे लोगों की? केवल एक उदाहरण देकर मैं आप लोगों को क्या अवस्था होगी हमारे लोगों की इस व्यवस्था में, ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा। साथियों, ये न्यूज है राजस्थान के 10 जिलों की। राजस्थान के 10 जिलों में क्या अवस्था है हमारे लोगों की? जिन लोगों को नौकरी नहीं है, जिन लोगों को वेतन नहीं मिलता है, ऐसे असहाय लोगों को क्या करना पड़ता है? साथियों, ये न्यूज कहती है, इसी साल की न्यूज है, 2 महीने पहली,
ये न्यूज आई थी, लीज पर बिक रही है बेटियां, कर्ज उतारने के लिए माता पिता ही इसको बेच रहे हैं। कर्ज उतारने के लिए, अपना पेट पालने के लिए हमारे समाज के लोगों को, अपनी नाबालिग बेटियों को, 8 साल की बेटियों को, 10 साल की बेटियों को 10 लाख में, 20 लाख में, 8 लाख में, 2 लाख में, 50,000 रुपए में साल भर बेचना पड़ रहा है। ये अवस्था है हमारे समाज की। इस बदतर अवस्था को, गुलामी को लाकर इन ब्राह्मणों ने इस गुलामी में हमारे समाज को लाकर खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ क्या है, ये हमारे समाज की अवस्था है। दूसरी तरफ इन कंपनियों को बेचकर जो उद्योगपति है, उन उद्योगपतियों की, ब्राह्मणों की क्या अवस्था है, ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। साथियों, ये भी एक 20 नवंबर 2023 की न्यूज है। भारत के केवल 10 उद्योगपतियों के पास 109 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। मतलब भारत के सालाना आय के 2.5 गुना संपत्ति केवल 10 लोगों के पास है। एक तरफ ब्राह्मणवादियों, उद्योगपतियों की यह स्थिति है और हमारे समाज की यह स्थिति है। ना नौकरी है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना कोई जीने की इस तरीके की व्यवस्था है। ऐसी स्थिति को उन्होंने लाकर रखा है केवल इसलिए कि अगर आपके प्रतिनिधित्व को खत्म कर देते हैं, लगभग खत्म कर दिया है, तो आपको दीर्घ गुलाम बनाया जा सकता है। यह षड्यंत्र है इसके पीछे। इस षड्यंत्र को हमको समझना होगा। अगर इस षड्यंत्र को हम नहीं समझते हैं और हमारे समाज को ना इसके लिए जागृत करते हैं, ना बताते हैं, तो हमारे आंखों के सामने हम, हमारे बहू बेटियों की, माताओं की, बहनों की इज्जत जो है नीलाम होगी। ना आपको 2 वक्त की रोटी मिलेगी। ऐसे जीने से जीने का भी क्या मतलब है? अगर ऐसी जिंदगी हमारे लिए परसी हुई है, हमारे लिए आगे है, तो ऐसी जिंदगी जीने से क्या मतलब है? ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि हमारे समाज के हक अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते अगर हम शहीद भी हो जाए तो कुछ नहीं है। इस तरीके की लड़ाई हम लोगों को लड़नी होगी, सोच समझ कर लड़नी होगी, संविधान के दायरे में लड़नी होगी। इसके लिए ये सारे हक अधिकारों को बचाने के लिए जो समय समय पर भारत बंद किया जाने वाला है, उसके लिए हम लोगों को जिद्दोजहद करते हुए हर व्यक्ति के पास जाना होगा, हर घर में जाना होगा, हर बहुजन समाज के पास जाना होगा, उसको जागृत करना होगा और इस गुलामी को रोकने के लिए हर तरह के प्रयास करना होगा। जो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों को आगे की दिशा देंगे, उस पर हमें 100% अमल करना होगा। ऐसा करने के लिए और इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए, हमारे सभी संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए